स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक द ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी सिस्टम। ड्रग्स एक्टिंग ऑन, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी सिस्टम में जो आज टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज द ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पेप्टिक अल्सर। ओके, सो पेप्टिक अल्सर सबसे पहले ये समझते हैं कि किस ऑर्गन की डिजीज है, किस ऑर्गन का डिसऑर्डर है। सो पेप्टिक अल्सर जो है इट इज अ डिजीज अकर इन द स्टमक, राइट। ये या आप बोल सकते हैं कि एक डिजीज है या आप बोल सकते हैं डिसऑर्डर है जो कि स्टमक में अराइज होता है, राइट। अब स्टमक में क्या होता है, कैसे होता है पेप्टिक अल्सर? सो बेसिकली क्या है कि जो हमारा स्टमक है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग द डाइजेशन, यानी कि ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा स्टमक। ड्यूरिंग डाइजेशन हमारे स्टमक से कई सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लाइक पेप्सिनोजन एंजाइम रिलीज होता है। इसके साथ साथ हमारे स्टमक से एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग डाइजेशन। ये हमारे कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे स्टमक के पीएच को एसिडिक करने का काम करता है। हमारे स्टमक का जो पीएच है वो एसिडिक है एंड एसिडिक ही एनवायरनमेंट में हमारे स्टमक के एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। अगर हमारे स्टमक में HCl नहीं रिलीज होगा तो जैसे जो हमारा एंजाइम है, जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। सो इसलिए HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ ये जो HCl है ये हमारे स्टमक में अगर कोई माइक्रोब्स एंटर कर जाए तो उनको भी किल करके हमारे फूड को या बोल सकते हैं माइक्रो फ्री करने का काम करता है, राइट। सो अब पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, हाँ एक और बात कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये सिक्रीट होता है हम स्टमक की पेराइटल सेल से, राइट। ये सेल्स जो है, यही सेल्स हमारे स्टमक की पेराइटल सेल्स इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने का काम करती हैं। ओके, अब पेप्टिक अल्सर में क्या होता है बेसिकली कि पेराइटल सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना शुरू कर देती हैं। हम अगर मैं बोलूँ इन पेप्टिक अल्सर इंक्रीज्ड इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है। अब उसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, ये HCl है तो जाहिर सी बात है पहली तो ये हमारी स्टमक की वॉल को डैमेज करना शुरू करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बोलें कि भाई हमारे स्टमक की वॉल ऐसे क्यों डैमेज होती है, सिर्फ ज़्यादा HCl रिलीज हो रहा है तभी क्यों डैमेज हो रही है? हमारे स्टमक की जो वॉल है ना, ये वॉल एक्चुअली में कवर्ड होती है, राइट। ये हमारी कवर्ड होती है प्रोस्टाग्लैंडिन से, राइट। ये जो हमारे स्टमक की वॉल है यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है HCl से, यानी कि ये HCl इसीलिए हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर है प्रोस्टाग्लैंडिन की जो कि इस HCl के इफेक्ट को हमारे स्टमक पे इफेक्ट नहीं होने देती, यानी कि इस HCl का इफेक्ट हमारे स्टमक पे नहीं होने देती है। लेकिन इंक्रीज HCl सिक्रीशन में अगर मान लीजिए कि ये पेराइटल सेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl का सिक्रीशन करने लगेंगी तो ये क्या होगा कि जिस तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद ये HCl इस प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर को भी डैमेज करना शुरू कर देगा, राइट। सो ये HCl इट डैमेजेस द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटेक्टिव लेयर, राइट। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर जैसे ही डैमेज होना शुरू हो जाएगी, जो स्टमक की वॉल है ना उसमें वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज होना शुरू हो गई तो जो स्टमक की वॉल है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी एंड धीरे धीरे उस HCl की वजह से जो स्टमक की वॉल है उसमें एक टाइप के अल्सर्स क्रिएट होने लगेंगे। भाई सिंपल सी बात है कि हम लेबोरेटरी में हम देखते हैं, बोलते हैं कि भाई HCl से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना है कि भाई HCl गलती से भी बॉडी पे गिर ना जाए, क्योंकि ये सेल्स को डैमेज कर सकता है, यानी कि जला देगा। तो सेम वही इफेक्ट है कि अगर ये HCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा
तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर को भी डैमेज कर देगा। साथ ही साथ जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर डैमेज होगी तो ये HCl डायरेक्टली हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से फिर एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ HCl कैन लीड टू द कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ HCl कैन कॉज डैमेज टू द स्टमक वॉल एंड पेप्टिक अल्सर, राइट। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे क्या है, हम 2-3 तरीके हैं हमारे पास इस पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के। पहला, या तो हम इस HCl के सिक्रीशन को डिक्रीज कर दें, ठीक है ना। HCl का सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज कर दें, कहाँ से, इस पेराइटल सेल से। पेराइटल सेल से अगर हम HCl के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देंगे तो HCl का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो अल्सर क्रिएट हुआ है वो उस पर दोबारा से, या आप बोल सकते हैं कि बार बार, या फिर उस पर HCl का इफेक्ट जो है वो कम होने लगेगा, तो धीरे धीरे वो अल्सर जो है वो ट्रीटेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जो डैमेज लेयर्स है ना, जो डैमेज हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन के लेयर हैं, इनको हम ऐसी ड्रग्स दे करके प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें कि भाई इन पे हम प्रोटेक्टिव ऐसे ड्रग्स दें ताकि ये जो लेयर है हमारी स्टमक की वॉल है ये वापस से, आप बोल सकते हैं कि प्रोटेक्टिव फॉर्म में आ जाए एंड ये HCl का इफेक्ट हमारे स्टमक की वॉल पे ना आए। यानी कि हम ऐसी ड्रग दें जो प्रोस्टाग्लैंडिन की एनालॉग हो, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा काम करती हो एंड हमारी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखें ताकि जो HCl है वो और ज्यादा अल्सर क्रिएट ना करे, ठीक है। ये हमारा दूसरा फिनोमेना हो गया। तीसरा कि ये बहुत ज़्यादा HCl जो रिलीज हो रहा है इसकी वजह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग रही है, क्योंकि स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर ये एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो स्टमक का pH जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा एंड इसकी वजह से डाइजेशन में भी इश्यू आने लगेगा। तो यहाँ पे हम तीसरी चीज़ दे सकते हैं इस HCl के इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए एंटासिड्स, ओके। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा कि भाई जो हमारा पेप्टिक अल्सर है वो कहाँ होता है, हमारे स्टमक में, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज HCl सिक्रीशन। और HCl का सिक्रीशन कौन करता है, पेराइटल सेल्स करती हैं, राइट। अब ये जो HCl है, इंक्रीज HCl सिक्रीशन होने की वजह से क्या होगा कि सबसे पहले की जो स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोटेक्टिव लेयर है, ये डैमेज होना शुरू हो जाएगी एंड अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाना शुरू हो जाएगी तो जो HCl है वो डायरेक्टली हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से स्टमक की वॉल पे अल्सर्स क्रिएट हो जाएंगे। अल्सर्स आप समझ लीजिए जैसे कि किसी को जल जाता है तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ना वहाँ पे, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ अल्सर्स। तो वैसे ही स्टमक में HCl के प्रेजेंस में ये पेप्टिक अल्सर्स आप बोल सकते हैं अल्सर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको ट्रीट करने का तरीका क्या है, या तो जिस सेल से HCl का सिक्रेशन हो रहा है उस HCl के सिक्रेशन को हम कम कर दें, या फिर दूसरा कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इस हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्टिव कर दे ताकि जो HCl का इफेक्ट है हमारे स्टमक पे ना जाए। एंड तीसरा कि भाई एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे स्टमक में, तो हम एंटी एसिड दे करके इसको न्यूट्रलाइज करें। सो ये 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपने पेप्टिक अल्सर को थोड़ा सा अब ट्रीट कर सकते हैं या हील कर सकते हैं, राइट। तो यही हमारा पूरा क्लासिफिकेशन रहेगा एंड इसी पे हमारी ड्रग्स काम करेंगे, राइट। ओके, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने बोला कि कौन सी सेल्स रिलीज करती हैं HCl, पेराइटल सेल्स, ठीक है। क्या करती है अल्सर में, इंक्रीज्ड HCl सिक्रीशन, ओके। हमें ट्रीट करने के लिए क्या करना है, फॉर ट्रीटमेंट वी शुड डिक्रीज HCl प्रोडक्शन, राइट। हमें यही करना है ना कि भाई HCl के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है। सो कैसे रिलीज होता है, सबसे पहले अब हम उस पर फोकस करेंगे कि पेराइटल सेल्स में भी ये HCl कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज आवर पेराइटल सेल्स, ओके। ठीक है, ये पेराइटल सेल है। इस पेराइटल सेल में 3 रिसेप्टर होते हैं। पहला जो रिसेप्टर होता है हमारा, दैट इज आवर
मस्कैरेनिक रिसेप्टर, मस्कैरेनिक रिसेप्टर, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा रिसेप्टर दैट इज द H2 रिसेप्टर या हिस्टामिन रिसेप्टर। यहाँ पे मैं M2 लिखती हूँ मस्कैरेनिक, यहाँ पे H2 रिसेप्टर यानी कि हिस्टामिन रिसेप्टर। एंड जो तीसरा होता है दैट इज आवर गैस्ट्रिन। ओके, अब इफेक्ट क्या है मस्कैरेनिक रिसेप्टर से। मस्कैरेनिक रिसेप्टर हमारे कौन से, यानी कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर। अगर मस्कैरेनिक रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, एसिटाइलकोलिन जाके अगर इस मस्कैरेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर क्या करता है, यहाँ पे एक पंप होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सोडियम प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेस पंप है। ये क्या करता है कि ऑन बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन ये क्या करेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन के आयन यानी कि प्रोटॉन के आयन को रिलीज करेगा। एंड जैसे ही ये पंप प्रोटॉन के आयन को रिलीज करेगा साथ ही साथ हमारे इस स्टमक में क्लोराइड आयन भी रिलीज होगा, ठीक है ना। ये स्टमक है, अंदर ये स्टमक है एंड ये जो है ये स्टमक की वॉल है। ये इस स्टमक की वॉल में ही ये पेराइटल सेल पाई जा रही है एंड ये जो सेक्शन है ये स्टमक है। तो हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन यही दोनों मिल करके NaCl बना देंगे स्टमक में जाकर के। रिलीज हो रहे हैं अलग अलग पंप से लेकिन स्टमक में जाकर के HCl बना देंगे, ठीक है ना। इसके बाद यानी कि M2 रिसेप्टर से जब एसिटाइलकोलिन बाइंड किया तो फिर ये एक्टिवेट करेगा इस प्रोटॉन पंप को। प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तो ये प्रोटॉन रिलीज करेगा एंड साथ ही साथ क्लोराइड आयन भी रिलीज होगा, तो दोनों मिलकर के स्टमक में HCl बना देंगे। फिर अगर इस H2 रिसेप्टर से हिस्टामिन बाइंड करता है तो भी ये हिस्टामिन इस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा एंड देन फिर ये प्रोटॉन जो है ये रिलीज होगा। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है ना। ये प्रोटॉन आयन रिलीज होगा एंड फिर से ये क्लोराइड आयन के साथ मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा स्टमक में जाकर के, ठीक है ना। इसके अलावा इस गैस्ट्रिन रिसेप्टर से जब गैस्ट्रिन बाइंड होगा तो वो गैस्ट्रिन भी इस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा एंड प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तो प्रोटॉन आयन रिलीज होगा एंड क्लोराइड आयन से मिलकर के तीनों क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इस पेराइटल सेल से जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है एंड क्लोराइड आयन रिलीज हो रहा है ये मिलाकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है स्टमक में जाकर के। एंड इस हाइड्रोजन की रिलीज को गवर्न कौन कर रहा है, तीन तरह के रिसेप्टर्स। एक हमारा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, दूसरा हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर एंड तीसरा हमारा गैस्ट्रिन रिसेप्टर, यानी कि ये तीनों ही मिल करके इस प्रोटॉन के पंप को एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि तीनों एक साथ करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं कि या तो एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट करेगा या हिस्टामिन एक्टिवेट करेगा या फिर गैस्ट्रिन एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना। तीनों मिल करके इस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेंगे एंड प्रोटॉन के रिलीज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर हमें ट्रीटमेंट करना है पेप्टिक अल्सर का तो हमें इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करना होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल डिक्रीज कैसे होगा, जहां से ये रिलीज हो रहा है वहीं से हम इसके रिलीज को बंद कर, यही एक मैकेनिज्म है। तो रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट कहाँ से हो रहा है, रिसेप्टर से। तो ये तीन रिसेप्टर है ना, मस्कैरेनिक यानी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर एंड गैस्ट्रिन रिसेप्टर, ये तीनों ही हमारे हाइड्रोजन आयन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो हम ड्रग दे रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट वो ड्रग हमारी बेसिकली इन रिसेप्टर्स को ही एक एक करके ब्लॉक करेंगी, यानी कि कुछ होंगी हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि वो ड्रग जो सीधा प्रोटॉन के ही पंप को ब्लॉक कर देंगी, राइट। जैसे मैं यही क्लासिफिकेशन लिख दूं तो यहाँ पे जो इस पंप को डायरेक्टली जो ब्लॉक करेंगी वो होंगी हमारी PPIs यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यानी कि भाई इनको ब्लॉक करने की जगह पे ये पंप ही ब्लॉक कर दे रहे हैं। अब ये पंप ही ब्लॉक हो जाएगा तो ये तीनों रिसेप्टर भी इस पंप को एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत फेमस ड्रग है हमारी पेप्टिक अल्सर के लिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि इस हमारे स्टेप को ब्लॉक करती है। इसके अलावा फिर हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, यानी कि वो ड्रग जो H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देने, हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक कर दे। एक क्लास होगी हमारी जो इस एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, एक ड्रग होगी हमारी
जो इस गैस्ट्रिन के हार्मोन को रिलीज को ब्लॉक कर दे। इसके अलावा एक क्लास हमारी वो भी होगी जो प्रोस्टाग्लैंडिन के जैसा ही इफेक्ट देगी, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन के जैसा प्रोटेक्टिव इफेक्ट देगी। वो क्यों दे रहे हैं, वो ड्रग हम साथ में इसलिए देंगे कि भाई हम किसी पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे रहे हैं तो हमने एचसीएल के सिक्रीशन को तो कम कर दिया, लेकिन उसके स्टमक को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो अल्सर हो गया उसको हील करना इंपॉर्टेंट है। तो उस कंडीशन में हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देंगे एंड उसके स्टमक की पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या देंगे, हमारे एंटासिड्स देंगे। तो ये हमारे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं एक एक करके। ओके, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन जो है हमारा, पहले तो 3 उसमें डिवाइडेड है। यहाँ पे मैंने एक ही क्लास लिखी है, मैं आगे अभी कंटिन्यू करूंगी तो दूसरी क्लास में लिखूंगी। पहली क्लास है हमारी ड्रग्स दैट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, यानी कि इस क्लास में हमारी वो ड्रग्स आएंगी जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करेंगे, यानी कि HCl के सिक्रीशन को कम करेंगे, राइट। अब इसमें हमारी पहली क्लास कौन सी है, पहली क्लास है हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, राइट। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की ड्रग्स कौन कौन सी हैं, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड रबेप्राजोल। ओके, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे पेप्टिक अल्सर के लिए। आप बोल सकते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में से आती हैं। नेक्स्ट क्लास आ रही है, इसी में हमारी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो मैंने कि आपको बताया था कि हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, राइट। सो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें जो हमारी ड्रग आएगी दैट इज सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमिटिडीन एंड निजाटिडीन। ओके, थर्ड क्लास आ रही है हमारी एंटी मस्कैर्निक। मैंने आपको बताया था कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, क्योंकि मस्कैर्निक रिसेप्टर में पाया जाता है पैराइटल सेल्स में, तो एंटी मस्कैर्निक ड्रग्स, इसमें जो हमारी ड्रग आएगी दैट इज अ पायरेंजेपिन, टेलेंजेपिन। ओके, एंड इसमें फिर लास्ट क्लास आ रही है हमारी दैट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसमें की ड्रग आ रही है हमारी दैट इज अ मीसोप्रोस्टॉल। ओके, तो ये जो 4 क्लासेस हैं, ये 4 क्लासेस हमारी आ रही हैं ड्रग्स दैट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, यानी कि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करेंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास। सेकंड क्लास इज द अल्सर प्रोटेक्टिव। फर्स्ट क्लास कौन सी थी हमारी, दैट इज द ड्रग्स दैट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। सेकंड क्लास है हमारी अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स। इस अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स में जो हमारी ड्रग आएगी दैट इज द सुक्राल्फेट, कोलॉइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट। ये 2 हमारी ड्रग है जो हमारी अल्सर प्रोटेक्टिव है, यानी कि जो अल्सर है उसको प्रोटेक्ट करेगी ताकि फर्दर जो HCl है वो उस अल्सर को डैमेज ना करे या फर्दर उसको और क्रिएट ना करे, ठीक है ना। फिर आती है हमारी तीसरी क्लास, ड्रग्स दैट न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। यहाँ पे आते हैं हमारे एंटासिड्स, जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड का जो pH इम्बैलेंस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एसिड रिलीज हो रहा है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एल्कलाइन नेचर के एंटासिड्स देंगे। सो जो एंटासिड्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑफ एल्कलाइन नेचर। तो यहाँ पे हमारे जो एंटासिड्स हैं दैट इज अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास है हमारी एंटी H पाइलोरी एजेंट्स। H पाइलोरी एजेंट्स मतलब हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का, एंड जो कि अल्सर को कॉज करने के लिए कॉजेटिव एजेंट माना जाता है। तो यहाँ पे हम जो ड्रग देंगे दैट इज एंटी H पाइलोरी एजेंट्स। इसमें जो हमारी ड्रग्स आएंगी वो हमारी ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स होंगी, लाइक एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल। सो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके हम सारी ड्रग्स को समझेंगे, सारी क्लासेस को समझेंगे एंड उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके यूजेस एंड उनके एडवर्स इफेक्ट। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ड्रग्स दैट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। उसमें हमारी फर्स्ट क्लास होगी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो उनका मैकेनिज्म हम समझते हैं क्या। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अगर मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो प्रोटोटाइप ड्रग है हमारी वो है हमारी ओमेप्राजोल। ये ड्रग थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती हैं। इनका मैकेनिज्म क्या है, पहले तो ये हमेशा एंटेरिक कोटेड में आती है, कैप्सूल्स में, टैबलेट्स में। एंटेरिक कोटेड का मतलब क्या है कि ये हमारे स्टमक के एसिड को बाईपास करते हुए हमारे इंटेस्टाइन में एंटर करेंगी एंड इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये ड्रग को रिलीज करेंगी, क्योंकि ये हमारी प्रो ड्रग होती है। तो जब ये इंटेस्टाइन में रिलीज होंगी तो इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब होकर के ये ब्लड में एंटर करेगी। देन फिर ब्लड से फिर ये स्टमक की वॉल में या स्टमक के पेराइटल सेल में एंटर करेगी। सो वही मैंने लिखा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर प्रोडक्ट्स, दे एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक में पहले ही एब्जॉर्ब नहीं होंगी, पहले ये इंटेस्टाइन में रिलीज होगी।
दे एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद वो हमारे ब्लड में एंटर करेगी, ब्लड के बाद फिर ये स्टमक की जो पैराइटल सेल्स है हमारी उसमें जाकर के डिफ्यूज होगी, राइट। फिर जैसे ही ये पैराइटल सेल्स में एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ये ब्लड है, राइट, जो इंटेस्टाइन से आया। अब इस ब्लड में हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। अब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमारी पैराइटल सेल्स में एंटर करेंगी, पैराइटल सेल से डिफ्यूज होकर के जब ये स्टमक में आएंगे तो स्टमक के अंदर जो एसिडिक पीएच है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से उसकी प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होंगी, यानी कि इनको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए। सो एक्टिवेट होंगी, एक्टिवेट होने के बाद फिर ये जो प्रोटॉन पंप है ना, इस प्रोटॉन के पंप को इनहिबिट करेंगे। इस प्रोटॉन पंप पे भी एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं सल्फा हाइड्रिल ग्रुप। सो ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली उस सल्फा हाइड्रिल ग्रुप को ही ब्लॉक कर देंगी एंड इरिवर्सिबली ब्लॉक करेंगे, यानी कि दोबारा से प्रोटॉन पंप जो है वो रिवर्स नहीं होगा। सो इसको एक्टिवेट करने के लिए दोबारा से फ्रेश एंजाइम जो है वो रिलीज होगा, राइट। तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स उस सल्फा हाइड्रिल ग्रुप को ब्लॉक करके एंड प्रोटॉन के पंप को ब्लॉक कर देंगी कोवैलेंटली, ताकि जो प्रोटॉन है उसका रिलीज ब्लॉक हो जाए। तो सिंपली क्या है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमारी प्रोड्रग्स हैं, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद फिर से ये हमारे स्टमक के पैराइटल सेल में एंटर करेंगी, पैराइटल सेल से एंटर करते हैं फिर स्टमक में, स्टमक के एसिडिक पीएच में ये एक्टिवेट होंगी, कन्वर्टेड टू एक्टिवेटेड फॉर्म एंड देन वो जो एक्टिवेटेड फॉर्म है फिर जाके इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेगा। तो ये मैकेनिज्म है हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, ओके। अब अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं कि कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सिंपल बात यही है कि भाई ये पेप्टिक अल्सर की ड्रग है, तो सबसे पहले इनको हम यूज करेंगे पेप्टिक अल्सर में, राइट, इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है भाई स्टमक का अल्सर, एक होता है ड्यूडनल अल्सर, यानी कि ड्यूडनम में भी अल्सर होता है, वो भी हमारा पेप्टिक अल्सर ही कहलाता है। तो दोनों टाइप के जो अल्सर हैं उनमें हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दी जाती है। इसके अलावा एक और डिजीज है जिसको हम बोलते हैं ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में हाइपरगैस्ट्रीनीमिया हो जाता है, यानी कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दी जाती हैं। इसके अलावा तीसरा जो यूज है इन ड्रग्स का GERD। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का मतलब क्या है कि जो हमारा स्टमक होता है इसमें दो रिफ्लक्स होते हैं। रिफ्लेक्स का काम क्या होता है, एक होता है हमारा सबसे ऊपर कार्डियक रिफ्लक्स, यानी कि जो हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप एंड स्टमक के बीच में एक रिफ्लक्स होता है, एंड एक होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक के बीच में एक रिफ्लक्स होता है। यानी इज दैट कि भाई जो खाना फूड पाइप से हमारे स्टमक में एंटर किया, अब वो स्टमक से दोबारा से फूड पाइप में ना जाए, इसलिए वहां पे क्लोज्ड वॉल्व होती है, उसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं। तो जैसे ही फूड पाइप से खाना हमारे स्टमक में जाएगा तो स्फिंक्टर क्लोज्ड हो जाते हैं, ताकि दोबारा से रिफ्लक्स होकर के स्टमक का फूड हमारे माउथ में ना जाए। सिंपल वैसे ही स्टमक से एंड इंटेस्टाइन से एक रिफ्लक्स होता है कि भाई खाना स्टमक से जब इंटेस्टाइन में चला गया तो इंटेस्टाइन से रिफ्लक्स होकर के हमारे स्टमक में ना आए। तो ये दो रिफ्लक्स होते हैं, यहाँ बोलते हैं स्फिंक्टर होते हैं, जो कि खाने के बैकवर्ड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सो GERD में क्या होता है कि जो हमारा कार्डियक रिफ्लक्स होता है, जो हमारे फूड पाइप एंड स्टमक के बीच में पाया जाता है, वो रिफ्लक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाता है, या आप बोल सकते हैं वो क्लोज नहीं होता। क्लोज ना होने की वजह से जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि फूड पाइप में या माउथ में एसिडिटी की फॉर्म में रिलीज होता है। एंड ये क्यों होता है ज़्यादातर, जब स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन होता है, यानी कि HCl का सिक्रेशन होगा। तो जितना ज़्यादा HCl का सिक्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा ये जो रिफ्लक्स है वो क्लोज नहीं होगा या स्फिंक्टर क्लोज नहीं होगा। एंड इसी डिजीज़ को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। तो जो हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो हमारी इन तीन डिजीज में काम आती हैं, दैट इज अ पेप्टिक अल्सर, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम एंड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इन तीन डिजीज में हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो काम करती हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। इसमें ही हमारी नेक्स्ट क्लास दैट इज अ H2 एंटागोनिस्ट, यानी कि हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। वो कैसे काम करते, जिसमें कि हमारी ड्रग आती है दैट इज अ सिमिटिडीन, रेनिटिडीन। वो सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म क्या है वो एक बार देख लेते हैं। Now
कम टू द नेक्स्ट मेन क्लास दैट इज एस्टो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मैंने बताया कि एस्टो रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। हमारे पैराइटल सेल में एस्टो रिसेप्टर होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं एंड गैस्ट्रिक रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो है हमारी एस्टो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये एस्टो रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी एंड इसकी वजह से जो हाइड्रोजन प्रोटॉन का रिलीज है वो नहीं होगा। प्रोटॉन का रिलीज नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना या वो बंद हो जाएगा। तो दे कंप्लीटली ब्लॉक द एस्टो रिसेप्टर ऑन पैराइटल सेल एंड इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें जो हमारी प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज आवर सिमेटिडीन व्हिच इज द प्रोटोटाइप ड्रग एंड they provide rapid relief as compared to proton pump inhibitors। proton pump inhibitors के कंपैरिजन में ये जल्दी रिलीफ देते हैं, इसलिए ये ड्रग्स को भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हालांकि इन ड्रग्स का थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट है, इसलिए पीपीआई के कंपैरिजन में इनको थोड़ा सा कम यूज़ किया जाता है। ये तभी दिया जाएगा जब किसी पेशेंट को तुरंत बहुत इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है। ठीक है ना। द ड्यूरेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, अगर ड्यूरनल अल्सर को ट्रीट करना है तो उस ड्यूरेशन में 4 से 6 वीक्स के अंदर ट्रीट हो सकता है इस ड्रग से। एंड अगर गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करना है तो 6 to 8 वीक्स में जो ये ड्रग से ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर मैं एडवर्स इफेक्ट की बात करूं तो सीएनएस साइड इफेक्ट करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं, हेडेक करते हैं एंड हेलुसिनेशंस करती हैं ये ड्रग्स। सो दीज आर द एस्टो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके बाद जो हमारी ड्रग्स बचेंगी दैट इज एंटीकोलिनर्जिक बचेंगी एंड उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू द फ्यू क्लासेस जिसमें कि आती है हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में आता है हमारा मीसोप्रोस्टॉल। मीसोप्रोस्टॉल क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज करता है एंड साथ ही साथ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो स्टमक की जो लेयर है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट रहेगी। फर्दर जो HCl है वो उस फर्दर जो HCl है उस अल्सर को अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं साइटोप्रोटेक्टिव। एक तरह से कि जो अल्सर है उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग की तरह ये काम करेगा मीसोप्रोस्टॉल। एंड मीसोप्रोस्टॉल इज ऑलवेज कंट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी बिकॉज इट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सो मीसोप्रोस्टॉल को कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देंगे क्योंकि मीसोप्रोस्टॉल एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है एंड यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज अल्सर प्रोटेक्टिव। अल्सर प्रोटेक्टिव में हमारी जो ड्रग आ रही है दैट इज अ सुक्राल्फेट, जो कि एक हमारी कॉम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेटेड सुक्रोज का कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों जब मिलाते हैं तो हमारा सुक्राल्फेट बनता है, यानी कि सुक्रोज एंड एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। एंड ये जो सुक्राल्फेट है ये एसिडिक पीएच में ही एक्टिवेट होगी, स्टमक के एसिडिक पीएच में ही एक्टिवेट होती है। एंड ये एक जो अल्सर है उसके ऊपर एक स्टिकी पॉलीमर बनाती है एंड अल्सर के ऊपर अधेयर हो जाती है ताकि जो फर्दर HCl है उस अल्सर को अफेक्ट ना करे। तो आप बोल सकते हैं कि ये अल्सर प्रोटेक्टिव यानी अल्सर को प्रोटेक्ट करेगी फर्दर डैमेज होने से या फर्दर उस पर जो HCl का इफेक्ट है उसको इफेक्ट ना करे, राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव। सो इन एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक सुक्राल्फेट मेक्स स्टिकी पॉलीमर एंड अधेयर टू द अल्सर बेस एंड प्रोटेक्ट्स इट्स। सो ये जो हमारा सुक्राल्फेट है इसको अपना एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक पीएच लगता है, इसलिए हमेशा इसको बिफोर द मील यानी कि मील से 1 घंटा पहले दिया जाता है, क्योंकि मील से 1 घंटा पहले ही आप बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से स्टमक का पीएच हमेशा एसिडिक होता है। आफ्टर फूड हमेशा जो स्टमक का पीएच है वो इंक्रीज हो जाता है, एसिडिक नहीं रहता, क्योंकि जो HCl है वो फूड की प्रेजेंस में जो है डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो इसीलिए इसको हमेशा बिफोर द मील दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जब कभी भी अगर हम सुक्राल्फेट देते हैं तो इसके साथ साथ हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नहीं देते क्योंकि ये साथ में कंट्राइंडिकेटेड है। एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जब से आए तब से हमारे सुक्राल्फेट या बोल सकते हैं बाकी बहुत कम यूज होते हैं क्योंकि हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ज़्यादा पोटेंट है एज कम्पेयर टू हमारे अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स के। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज एंटासिड्स। एंटासिड्स बेसिकली एसिड प्रोडक्शन को कभी भी कम नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच जो है हमारे स्टमक का उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एसिडिक पीएच क्या करता है और कई सारी डिजीज को बोल सकते हैं इन्विटेशन दे सकता है, जैसे कि हमारे GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज मैंने अभी आपको बताया एंड जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। तो ये अगर एसिडिक पीएच बहुत ज़्यादा होता जाएगा तो और कोई फर्दर जो है डिजीज जो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उस पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स देते हैं जो कि हमारे एल्कलाइन नेचर के होते हैं,
राइट, जो कि मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हमारे अल्कलाइन नेचर के एंटासिड्स हैं, ये स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। अब लास्ट आती है हमारी क्लास, दैट इज अ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एच पाइलोरी बैक्टीरिया। यहाँ पे जो हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, ये ज़्यादातर एसिडिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जो या फिर आप बोल सकते हैं कि जो वाटर है जो एसिडिक नेचर का है, उसमें ज़्यादातर ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया पाया जाता है। कंटामिनेटेड वाटर में ज़्यादातर इसके चांसेस होते हैं, एंड जिसकी वजह से ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया अगर स्टमक में जाता है तो स्टमक की वॉल में अल्सर करना क्रिएट कर देता है। तो उस कंडीशन में हम जो ड्रग्स देंगे, दैट इज आवर एंटीबायोटिक्स, दैट इज एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल। तो ये था हमारी क्लास, दैट इज अ ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।